हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल पाठशाला पे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा हंटिंग एंड स्लिप टेस्ट। बच्चों, सिर्फ दो टॉपिक हम लोगों के इसमें सिंक्रोनस मशीन में रह गए, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन हमारी खत्म हो जाएगी। दो टॉपिक हमारे कौन कौन से रह गए हैं बेटा? एक आपका रह गया है सिंक्रोनस मोटर, एक आपका रह गया है कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। आज ये दोनों टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। फिर एक दो क्लास हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नया सब्जेक्ट। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज हम वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर बच्चों हमारा क्या होता है, पहले इसका डायग्राम मैं आप लोगों को बता दूं। ये है बच्चों हमारा सलाइन पोल रोटर। पहला क्वेश्चन इसमें जो आपसे वो पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर में हम लोग रोटर यूज करते हैं, वो कौन सा यूज मोस्टली यूज करते हैं? तो बेटा वो हम यूज करते हैं सलाइन पोल रोटर। ये हमारे हो गए पोल्स रोटर के अंदर। यहाँ हम लोगों ने लिया नॉर्थ पोल, इधर हम लोगों ने लिया साउथ पोल, यहाँ हम लोगों ने लिया क्रॉस, यहाँ हम लोगों ने लिया डॉट, यहाँ हम लोगों ने लिया क्रॉस, और यहाँ हम लोगों ने लिया डॉट। अब बच्चों हमारा जो करंट है, ये है हमारा क्रॉस। तो इसमें क्या होता है, करंट इज गोइंग इनसाइड द कंडक्टर। एक सेकेंड, हाँ, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विल जनरेट द फ्लक्स। तो ये जो हमारा बेटा है, ये हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में ये हमारा घूम रहा है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क है बच्चों, वो क्या होगा हमारा? अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, जो हमारा इंटरनल टॉर्क है वो हमारा साउथ से नॉर्थ, फ्लक्स जो है, सॉरी फ्लक्स, हमारा फ्लक्स जो है वो साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है कब? इनसाइड द मटेरियल। एंड नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है हमारा कब? आउटसाइड द मटेरियल, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनसाइड आउटसाइड। आउटसाइड जो है बच्चों वो हमारा नॉर्थ से साउथ फ्लो करेगा। आपको बस ये याद रखना है, निकास मतलब कहीं से निकलना, निकास का मतलब निकलना होता है। तो जो हमारा फ्लक्स है वो हमेशा हमारा नॉर्थ पोल से निकलेगा। तो सिर्फ आप ये याद रखिए कि वो नॉर्थ से जब निकलेगा तो वो एंटर हमेशा साउथ से करेगा। तो जब वो एंटर हमारा साउथ से करेगा, इसमें नहीं, अगर सिर्फ दो पोल हम लोगों ने लिए हुए हैं, तो अगर वो हमारा नॉर्थ से निकल रहा है तो नीचे से साउथ से आगे इस तरीके से घुसेगा। साउथ से जब हमारा इंटरनल चलेगा तो हमारा एक्सटर्नल कैसा निकलेगा बेटा? बाहर से। निकास तो समझते होंगे, निकास का मतलब होता है कहीं से निकलना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे समझा दूं आपको, ये मान लो हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, नॉर्थ से हमारा जो फ्लक्स है वो हमेशा निकलेगा। तो जब ये फ्लक्स हमारा यहाँ से निकलेगा तो ये एंटर कहाँ से करेगा? साउथ से। तो इंटरनल जो हमारा बेटा मूव करेगा वो करेगा साउथ से नॉर्थ। आउटसाइड जो हमारा मूव करेगा वो करेगा फ्लक्स हमारा नॉर्थ से साउथ। अब हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग क्या देखेंगे, पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। द टॉर्क जनरेटेड बाय मोटर internally itself is called electromagnetic force.
मैग्नेटिक टॉर्क एंड it is also called as internal torque। कोई भी मशीन है बेटा, उसके अंदर जो हमारा टॉर्क बनता है, ठीक है, एक मशीन है उसमें दो तरह के टॉर्क होते हैं, इंटरनल टॉर्क एंड एक्सटर्नल टॉर्क। तो इंटरनल टॉर्क जो है बेटा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल टॉर्क। अब एक्सटर्नल टॉर्क क्या होते हैं बच्चों हमारे, वो हम देखेंगे। एक्सटर्नल टॉर्क हमारे दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा प्राइम मूवर टॉर्क, एक होता है हमारा लोड टॉर्क। ये डायग्राम बने रहने देते हैं, इसको मैं समझाने के बाद आपको फिर यहां से मिटाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक्सटर्नल टॉर्क। ये बेटा हमारा होगा दो तरीके का। पहला हमारा होगा इसमें प्राइम मूवर टॉर्क। प्राइम मूवर की वजह से जो टॉर्क लगेगा बेटा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम मूवर टॉर्क। दूसरा क्या होगा हमारा, वो होगा लोड टॉर्क। अब आप एक नया नोट लिखिए, होता क्या है, इन सिंक्रोनस मशीन, सॉरी मोटर, इन सिंक्रोनस मोटर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क is opposed by load torque। ठीक है बच्चों, इसको अगर आपको ना दिख रहा हो थोड़ा मैं इससे डार्क कर देता हूं। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है उसको अपोज किया जाता है किसके थ्रू, लोड टॉर्क के थ्रू। आपको मैंने क्या बताया, इंटरनल टॉर्क हमारा वो टॉर्क होता है जो मोटर या जनरेटर हमारा कोई भी इंटरनल खुद से बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल टॉर्क। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। दो तरह के हमारे होते हैं एक्सटर्नल टॉर्क। तो बेटा एक्सटर्नल टॉर्क हमारे कौन से होते हैं, प्राइम मूवर टॉर्क एंड लोड टॉर्क। अब नोट में हम लोगों ने क्या लिखा, सिंक्रोनस मोटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को हमेशा जो लोड टॉर्क है वो अपोज करेगा। अब हम लोग ये डायग्राम समझते हैं और इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। होता क्या है बच्चों, हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है उसको हमको स्टार्ट करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, अभी जो हमारा ये नॉर्थ पोल है बेटा, जब ये घूम रहा है तो ये घूमने के बाद एक टाइम पे यहाँ आ जाएगा, और ये साउथ पोल जो है बेटा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो साउथ पोल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा घूमता है। घूमता क्या है, अब हमारा जो स्टेटर है इस पे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। 3 फेज सप्लाई देने की वजह से क्या होगा कि जो हम सप्लाई इसको देंगे उसमें एक आरएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके प्रोड्यूस, वो जिस स्पीड से घूमेगा बेटा उसी को हम स्टेटर की स्पीड क्या बोलते थे, एनएस बोलते थे। और जो रोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है हमारी, एनआर होती है। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है एनएस माइनस एनआर, वो मैं आपको भी सब बताऊंगा, अभी मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है बच्चों, जब हमारा ये रोटर पोल घूम रहे हैं तो जब हम ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जितनी देर में इनको एक दूसरे से अट्रैक्शन रिपल्सन करके पोल्स को कनेक्ट हो जाना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए आपस में, उतनी देर में क्या होता है कि ये जो हमारा पोल्स है ये रिवर्स हो जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो ये जितनी देर में इनको कपलिंग करनी चाहिए उतना देर मिलती नहीं है इनको, तो ये रिवर्स हो गया। ये वाला मिलना चाहिए तब तक साउथ पोल यहाँ आ गया, इस नॉर्थ पोल से जब तक कपल होता तब तक ये यहाँ आ गया, तो ये जो है रिवर्स हो जाते हैं पोल, ठीक है बेटा। अब हम लोग लिखेंगे वाई डू वी स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर। हमको सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट क्यों करनी पड़ती है वो हम लोग अब लिखेंगे, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। समझाता हूँ मैं अच्छे से आपको। आज आप लोगों की सिंक्रोनस मशीन खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग करेंगे नया सब्जेक्ट शुरू। Why do we need starting the
सिंक्रोनस मोटर। ये बेटा हमको क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सारे पॉइंट लिखा दूंगा कि हमको जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है उसको स्टार्ट क्यों करना पड़ता है। तो वो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, जब हम व्हेन वी अप्लाई 3-phase supply to stator, a rotating magnetic field is produced and it moves by the speed of ns। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या लिखा है बच्चों, मैंने लिखाया कि जब हम स्टेटर को 3-phase सप्लाई देंगे तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और वो घूमेगा ns स्पीड से। ठीक है बेटा, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब होना क्या चाहिए, द स्टेटर इज ट्राई टू रोटेट द रोटर बाय द mechanism of attraction and repulsion process। होना हम लोग का बेटा ये चाहिए कि जब हमारे जैसे स्टेटर का ये पोल है, रोटर का ये पोल है, ऐसे समझिए आप लोग, स्टेटर रोटर पोल जैसे ये पास में आए तो इन दोनों को एक दूसरे से कपल कर जाना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए। होता क्या है, जब ये यहाँ आया तो स्टेटर जो है वो तो घूम रहा है हमारा, और ये रोटर जो है वो यहाँ पे हमारा अभी 0 स्पीड पे है। तो जब ये घूम रहा है, तो जब ये हमारा घूमता रहता है तो ये कोशिश करता है इसको अट्रैक्ट या रिपल करके अपने साथ कपल करने के लिए। लेकिन जब तक ये प्रोसेस हो पाए उससे पहले क्या होता है, इसके जो हमारे पोल्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स होने की वजह से क्या होता है, ये बस एक जगह पे हमारा वाइब्रेट करता रहता है, ये घूमता नहीं है। ठीक है, अब because of inertia the rotor does not start instantaneously। तुरंत जो है वो हमारा रोटर नहीं घूम पाता, जब तक उसको घूमना चाहिए बेटा वो हमारे पोल क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, because of this what we saw is that the rotor vibrates at a particular position। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, पहले मैंने आपको बताया हम लोग 3-phase सप्लाई देते हैं जिसकी वजह से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा ns स्पीड से मूव करता है। होता क्या है, अब जिस स्पीड से हमारा स्टेटर घूम रहा है, स्टेटर चाहता है कि रोटर भी मेरे साथ उसी स्पीड से घूमे, लेकिन इनर्शिया होने की वजह से रोटर जो है बेटा वो तुरंत के तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो nr की स्पीड है वो 0 होती है। तो जब तक वो अट्रैक्शन रिपल्शन प्रोसेस होना चाहिए वो ना होके हमारे पोल रिवर्स हो जाते हैं। पोल रिवर्स होने की वजह से क्या होता है कि रोटर जो है हमारा वो घूम तो पाता नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस जब होता रहता है तो वो एक ही जगह पे बेटा क्या करता रहता है, वाइब्रेट हमारा रोटर करता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ओवरऑल टॉर्क है ऑफ ए रोटर इज इक्वल्स टू 0। हमारी जो टॉर्क है बेटा वो क्या हो जाती है, 0। एक सेकंड रुकिएगा, इसकी वजह से हमारी 0 हो जाती है। इसी वजह से दैट्स वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ
स्टार्टिंग। ये आपको बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पूछा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमने क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि हमको क्यों जरूरत पड़ती है अपनी मोटर को स्टार्ट करने की। हमको मोटर स्टार्ट करने की जरूरत बेटा इसलिए पड़ती है कि जब हम अपने स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसको प्रोड्यूस होने की वजह से वो एक स्पीड पे घूमता है, उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड या एनएस स्पीड उसको हम बोलते हैं। अब वो क्या चाहता है, रोटर हमारा घूम रहा है, ये सॉरी स्टेटर हमारा घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। मान के चलो ये रोटर है, ये घूम रहा है, तो ये क्या चाहता है कि ये भी मेरे साथ साथ घूमे ऐसे करके, ठीक है। वो लेकिन होता नहीं है, क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसेस होना चाहिए, जैसे नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे को कपल कर लेना चाहिए, ये प्रोसेस हमारा होना चाहिए, वो दोनों लॉक हो जाए एक दूसरे में और फिर वो साथ में ऐसे करके घूमे। लेकिन होता क्या है कि उसको उतना टाइम मिलता नहीं है। तो जैसे यहाँ पोल आया, तो जब तक इसने कोशिश की इसके साथ कपल होने की, उतनी देर में वो आगे बढ़ गया, क्योंकि ये तो घूम रहा है। तो हमारा पोल जो है वो फिर से बदल गया, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, फिर वो रिपल करके भी ना साथ में आप कपल नहीं कर पाए और ना अट्रैक्ट करके कपल हो पाए, पोल हमारे रिवर्स हो गए। उसकी वजह से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हमारे रोटर की स्पीड 0 है, क्योंकि रोटर में वेट है और उसका कुछ इनर्शिया भी होता है, तो वो तुरंत तो घूमने लगेगा नहीं। इनर्शिया की वजह से हमारा रोटर तुरंत नहीं घूमता है, जिसकी स्पीड हो जाती है 0। अब उस प्रोसेस की वजह से हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हमारा स्टेटर तो घूम ही रहा है, रोटर कोशिश तो कर रहा है लेकिन घूम नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं थक के बैठ जाएगा। कोशिश वो बार वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ट्रैक्शन रिपल्सन प्रोसेस की वजह से। तो होता क्या है, ये एक ही जगह पे सिर्फ वाइब्रेट करता रहेगा, ऐसे ये अपना घूमता रहेगा और ये वाइब्रेट करता रहेगा, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, विच मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, डीसी मोटर या सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोटर आपको लगाना है। अब हम लोग देखेंगे कि हम इसको स्टार्ट करते कैसे हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग ये देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक बार में जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से ये सेम टॉपिक 2-3 मिनट लेके आपको अच्छे से बहुत समझाऊंगा, ठीक है। वहां से आप जरूर समझेंगे, क्योंकि आप शाहरुख खान के फैन होंगे वरना काजोल के फैन होंगे, तो मैं आपको DDLJ से ये डिस्क्राइब करूंगा। अब हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब हम लोग को देखना है बेटा हम इसको स्टार्ट करते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी यूज डैम्पर वाइंडिंग टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डैम्पर वाइंडिंग का यूज। डैम्पर वाइंडिंग का यूज कैसे करते हैं हम, तो जब हम व्हेन वी स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, व्हेन वी ट्राई टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, हमारी एनआर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, रोटर स्पीड हमारी। और हमारी जो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है वो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, वो क्या होता है, ns माइनस nr। यहाँ पे हमारी nr की वैल्यू क्या है बेटा, 0। तो रिलेटिव स्पीड की जो वैल्यू हमारी आई वो क्या आई, ns। यहाँ से हमारी रिलेटिव स्पीड की वैल्यू आ जाती है ns। एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को बेटा बताया था रिलेटिव स्पेस वेरिएशन और रिलेटिव टाइम वेरिएशन। तो यहां से हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्पीड वेरिएशन इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डैम्पर वाइंडिंग या फिर कंडक्टर।
इन दोनों के बीच में अगर कोई स्पेस रिलेटिव स्पीड वेरिएशन है तो क्या होगा। अब इसमें पिक्चर में आ गए आपके कौन, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। फेराडेज ने तो बताया था बेटा, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ डैम्पर वाइंडिंग will cut the magnetic field। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले बताया था बेटा, स्पेस रिलेटिव स्पेस वेरिएशन एंड रिलेटिव टाइम वेरिएशन, आपको याद होगा। उसी में अगर हमारा रिलेटिव स्पीड वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, तो जो डैम्पर वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, कट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को जब ये कट करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और ईएमएफ जब जब कहीं पे इंड्यूस्ड होगा तो हमको वहां क्या देखने को मिलेगा, वहां करंट हमारा फ्लो करने लग जाएगा। करंट स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोग लिखो। ठीक, हमारे यहां से मैं मिटा देता हूं, इसको लिखा रहने देता हूं। हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि अगर डैम्पर वाइंडिंग और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक स्पीड वेरिएशन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस, सॉरी उनकी वजह से क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी डैम्पर वाइंडिंग तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जहां जहां हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बहुत अच्छे से हमको पता है, वहां करंट फ्लो होने लग जाता है। अब एक नए सा पिक्चर में आए लेंस, लेंस लॉ केम इनटू पिक्चर। इन भाई साहब ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था इफेक्ट ऑलवेज अपोज द कॉज। इन्होंने बताया था हमको कि अगर कहीं भी इफेक्ट है और कॉज है तो जो इफेक्ट है वो कॉज को अपोज करेगा। अब हम लोग का यहाँ इफेक्ट क्या है बच्चों, इफेक्ट हमको क्या देखने को मिला, करंट इन डैम्पर वाइंडिंग। और ये सब हमको देखने को मिला किसकी वजह से है बच्चों, कॉज क्या है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की वजह से बच्चों हमको ये सब देखने को मिला था, एन एस माइनस एन आर एन आर जीरो, तभी तो हमारे इतना ये सब हो रहा है। तो हमारा जो इफेक्ट है वो है करंट इन डैम्पर वाइंडिंग और जो कॉज है वो है रिलेटिव स्पीड। नाउ रोटर स्पीड, एक मिनट, अब क्या होगा, रिलेटिव स्पीड को जब ये हमारा करंट अपोज करेगा तो हमारी स्पीड क्या होने लग जाएगी, कम। रिलेटिव स्पीड हमारी क्या है फिलहाल, एक सेकेंड, एन एस है रिलेटिव स्पीड हमारी। अब क्या होगा, नाउ द स्पीड ऑफ रोटर keeps on increasing and the speed of stator is decreasing। ठीक है साहब। अब जब हमारी रिलेटिव स्पीड घटेगी तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू एन एस है, तो हमारी रोटर की स्पीड बढ़ने लग जाएगी और जो हमारी एन एस रिलेटिव स्पीड वो हमारी घटने लग जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जब हमारी स्पीड घट गई तो एज द रोटर स्पीड नियर टू द synchronous speed we connect
द डीसी सप्लाई, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग पे हम डीसी सप्लाई देते हैं रोटर पे, तो हम लोगों ने क्या किया, जब हमारी रोटर की स्पीड नियर हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड के, मान के चलो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है 1500, तो जब ये लगभग हमारी कितनी रोटर की स्पीड हो जाएगी 1480, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं हम लोग फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे डीसी सप्लाई को, जिसकी वजह से क्या होगा, द पोल फॉर्मेशन is done in the machine। मशीन के अंदर, मोटर के अंदर हमारे जो पोल्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे और कपलिंग हो जाएगी। फिर स्टेटर एंड रोटर रोटेट्स टुगेदर, ये दोनों जो है भाइयों वो एक साथ मूव करने लग जाएंगे, पोल जो है वो कपल कर जाएगा, फिर ये एक दूसरे के साथ आराम से घूमेंगे। अब क्या होगा, जब ये एक दूसरे के साथ घूमने लग जाएंगे तो जो इसको मैं मिटा सकता हूं, है ना, जब ये एक दूसरे के साथ सेम स्पीड पे घूमने लगे तब हम लोगों ने क्या देखा, फिर से हम वहीं आगे लौट के रिलेटिव स्पीड NS माइनस NR। अब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, ये 1500 आरपीएम पे थे, ये 1480 आरपीएम पे थे, हमने क्या किया, डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दी, ये भी 1500 हो गया, ये भी 1500 पे था ही, पोल फॉर्मेशन हो गया, दोनों सेम स्पीड पे घूमने लगे, स्टेटर एंड रोटर रोटेट्स टुगेदर एट सेम स्पीड। अब हम लोग यहाँ से क्या देखा, अगर हम अब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो NS 1500 NR 1500, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं NS इक्वल टू NR। अब यहाँ क्या हुआ, NS माइनस NS इज इक्वल्स टू 0। अब जब हमारी रिलेटिव स्पीड क्या था, हमारा कॉस रिलेटिव स्पीड थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा था, उसकी वजह से EMF इंड्यूस हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। अब सोचो कितना अच्छा हुआ है, जब ये सेम स्पीड पे आ गई, इन्होंने रिलेटिव स्पीड को 0 कर दिया, फिर से सेम पिक्चर अब हमारी हो गई। अब हमारा EMF क्या हो गया, 0 हो गया, 0 नहीं, रिलेटिव स्पीड हमारी 0 है, EMF नो EMF नो करंट विल फ्लो। अब जब हमारी रिलेटिव स्पीड 0 है तो ना तो उसमें कोई EMF जनरेट होगा, ना कोई करंट जनरेट होगा, और जब कोई करंट नहीं होगा तो वो अपोज भी नहीं करेगा। तब हमको एक चीज और याद रखनी है, व्हेन द करंट इज 0 द डैम्पर वाइंडिंग doesn't play any role, doesn't play any role। जब हमारी रिलेटिव स्पीड 0 होगी तो डैम्पर वाइंडिंग हमारा कोई काम नहीं करेगी, आराम से रहेगी। ये थी हमारी सिंक्रोनस मोटर। अब बेटा मैं आप लोगों को इसको दोबारा से कैसे समझाना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको लिखाना था तो ये थोड़ा लिखा लिखूंगा, मैंने आपको बताया है। अब आप लोग एक काम करिए, फिर से समझिए शुरू से, आपको मजा आएगा। DDLJ पिक्चर देखिए आप सब ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लास्ट सीन आपको अच्छे से याद होगा। शाहरुख खान साहब हमारे ट्रेन में खड़े होते हैं, काजोल का अमरीश पुरी साहब हाथ पकड़े खड़े होते हैं, वो कह रही होती है बाबूजी मुझे जाने दो, ठीक है। वही है सिंक्रोनस मोटर, उससे अलग कुछ है ही नहीं। इतना सीन आप याद रखो, सिंक्रोनस मोटर आपको याद हो गई। शाहरुख खान साहब है हमारे स्टेटर, वो एक स्पीड से घूम रहे हैं, ट्रेन जा रही है, हम मान रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अमरीश पुरी साहब ने उनको पकड़ा हुआ है, काजोल जी को, काजोल है हमारी रोटर, शाहरुख खान साहब घूम रहे हैं, स्टेटर घूम रहा है, रोटर रुका हुआ है, काजोल रुकी हुई है। अब ये दोनों चाह रहे हैं कि मिल जाएं, ये भी सेम स्पीड से घूमे, दोनों ट्रेन में बैठ के चले जाएं, ठीक है। अब वो उनसे बोल रही है कि हमको जाने दो, वो क्या कह रही है कि हम जो पोल हैं उनको कपल कर जाने दो, दोनों पोल्स को आपस में, फिर हम लोग साथ बैठ के ट्रेन में आराम से चले जाएंगे, मतलब हम लोग साथ में कपल करके आराम से घूम लेंगे, तो हमें ऐसा कर लेने दो। अब
होता क्या है कि उनकी स्पीड में अंतर आ जाने की वजह से, अंतर आ जाने से करंट फ्लो होने लग जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो हो जाता है। लेंज लॉ हमारा कहता है कि इफेक्ट जो है वो हमेशा कॉज को अपोज करेगा। इफेक्ट हमारा हमने क्या देखा, करंट, कॉज क्या है, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, द स्पीड ऑफ रोटर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये तो हमारी उसके बाद का है, जब हमारी रिलेटिव स्पीड हमने दोबारा से कम कर ली, तो हमारी जब रिलेटिव स्पीड हम देखा एन एस माइनस एन आर, तो इसकी रिलेटिव स्पीड हमारी कम होने लग गई क्योंकि करंट हमारा बढ़ने लग गया और करंट इसका अपोज करेगा, तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है थोड़ी सी कम होने लग गई। और काजोल ने अपने पिताजी को थोड़ा ज्यादा मना लिया, उन्होंने पूरी जान लगा दी कि पापा जाना है इसी के साथ ना, हमको घूमना ही है साथ में, मजबूरी है, समझा करो। फिर क्या हुआ जब ऐसा हो गया तो उनकी थी स्पीड 1500 शाहरुख खान जी की, काजोल की स्पीड थी 1480। तभी क्या किया बाबूजी ने, हाथ छोड़ के कह दिया जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब सिमरन भाग रही है और ये हाथ दे के खड़े हुए हैं, 1500 की स्पीड पे चल रहे हैं हाथ ऐसे करके, वो बेचारी 1480 पे दौड़ लगा रही है पीछे पीछे। अब हमने क्या किया, अब प्यार था ही, तो वो प्यार क्या हो गया, डीसी सप्लाई। उनको देख के काजल के अंदर और ताकत आ गई, तो वो जैसी भागी उसको हमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और वो 1500 आरपीएम कैच कर गई और दोनों मिल गए एक दूसरे से। अब वो दोनों एक दूसरे से मिल गए, अब दोनों अपना आराम से साथ में घूम रहे हैं, ट्रेन भी चली गई, बाबूजी खड़े रह गए और हम वो दोनों आराम से घूम रहे हैं। तो वो क्या होने लगा, पोल फॉर्मेशन हो गया और हमारी सिंक्रोनस मशीन जो है बेटा वो घूमने लग गई, ठीक है। अब जब वो लोग साथ हो गए तो काजल की स्पीड 1500 हो गई, शाहरुख खान साहब की स्पीड 1500 हो गई, स्टेटर रोटर दोनों की स्पीड क्या हो गई, 1500। तो 1500 माइनस 1500 जीरो, जीरो स्पीड होने से रिलेटिव स्पीड नहीं है। अब जब रिलेटिव स्पीड ही नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो डैम्पर वाइंडिंग कोई रोल प्ले नहीं करेगी। ये होती है बेटा हमारी सिंक्रोनस मोटर। खत्म, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। एक लास्ट टॉपिक हम लोगों का बता है, वो मैं आपको पढ़ा दूं, फिर हमारी सिंक्रोनस मशीन खत्म। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोई नया सब्जेक्ट, और हम लोग 2 दिन लगाने वाले हैं क्वेश्चन, पीवाईक्यू लगाएंगे हम इसमें, यूपीपीसीएल के पीवाईक्यूज हम लोग लगाएंगे, एसएससी जेईई के हम लोग पीवाईक्यू लगाएंगे और पीजीसीआईएल के हम लोग पीवाईक्यूज लगाएंगे, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट वो है संस्था है उन सब के हम लोग पीवाईक्यू लगाएंगे अगले 2 दिन, ठीक है। उसके बाद में करूंगा नया सब्जेक्ट शुरू आपका, ठीक है। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं बेटा नया टॉपिक, जिसका नाम है हमारा मेथड टू कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन, मेथड्स टू कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है बेटा। हम किस किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन को माप सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और इससे ना क्वेश्चन बहुत लंबे आते हैं। पहला हमारा है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ईएमएफ मेथड, ठीक है। दूसरा है हमारा रदर एमएमएफ नहीं सेकंड एम्पियर टर्न मेथड है बेटा ये हमारा, रदर एम्पियर टर्न्स मेथड, और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमएफ मेथड। फिर हमारा क्या है बेटा, फिर है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड, पावर फैक्टर मेथड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटियर ट्रायंगल मेथड। फोर्थ है बेटा हमारा कौन सा, अमेरिकन स्टैंडर्ड
एसोसिएशन मेथड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एएसए मेथड। ठीक है बेटा, ये हमारे बच्चों 4 तरीके हैं वोल्टेज रेगुलेशन मेजर करने के। पहला है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जिसको हम लोग ईएमएफ मेथड के नाम से भी जानते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईएमएफ मेथड को हम और क्या कहते हैं, बेटा हमको कहते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। वो पूछ लेगा पोटियर ट्रायंगल मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वो हम जानते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड के नाम से। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन एएसए, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब पहले आप ये लिख लीजिए, ईएमएफ मेथड जो है वो हमारा मेजर करता है मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये मेजर करता है। उसके बाद जो हमारी करता है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड, फिर है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड, फिर आता है हमारा एमएमएफ मेथड। सॉरी मैंने गलत साइन बना दिया। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम एक मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक मेथड। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक मेथड। ये है जीरो पावर फैक्टर को हम बोलते हैं बेटा एक्यूरेट मेथड। अब मैं आप ऑर्डर ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन है ये, इसको आप लिखना ऑर्डर ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बस ईएमएफ मेथड जो है उसको हम लोग जानते हैं पेसिमिस्टिक मेथड के नाम से। इसको पेसिमिस्टिक हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अगर हमको वोल्टेज रेगुलेशन नापना है और वो हमारा आना चाहिए 10, तो ईएमएफ मेथड से अगर हम लोग नापते हैं तो वो हमारा कितना आता है, वो आता है 12। इसलिए हम इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक मेथड। दूसरा है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। ठीक है बेटा, तीसरा है हमारा एक्यूरेट मेथड। जीरो पावर फैक्टर को हम बोलते हैं, मतलब ये इसका जो वो है एक्यूरेट मेजर करता है वोल्टेज रेगुलेशन को। एक्यूरेट मेजर करने के लिए हम जीरो पावर फैक्टर मेथड यूज करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मेथड हम लोग बोलते हैं एमएमएफ को। अब मैं आपको बस ये खत्म हो गया नहीं, एक कहानी के तौर पर इसको बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। बस इतना ही आपको याद रखना है। हुआ क्या, हम लोगों को वोल्टेज रेगुलेशन जब नापनी हुई बेटा, तो हम लोग संकोच में पड़ गए कि हम कैसे नापें। तो पहला मेथड जो हमको मिला वो हमको मिला एमएमएफ मेथड। एमएमएफ मेथड में बहुत सारी हमारी कमियां थी, ना तो ये बहुत अच्छे से उसको नाप ही पाता था वोल्टेज रेगुलेशन को, और एक्यूरेसी इसमें थी नहीं। ठीक है, उसके बाद हमको मिले ईएमएफ मेथड, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इस मेथड से इतना फायदा हमको हो गया कि हमको चाहिए 10, वो हमको 12 दे रहा है। वो भी हमारे लिए ठीक नहीं था बेटा, सिस्टम के लिए हमको एक्यूरेट मेथड चाहिए था। फिर क्या हुआ बेटा, हम लोग कहाँ गए, जीरो पावर फैक्टर मेथड। हमने आपको क्या बताया, इसको क्या कहते हैं, पोटियर ट्रायंगल मेथड। तो इनको हमने एक नाम दिया, ये है पोटियर चाचा। पोटियर चाचा बोले कि देखो साहब, हम बताएंगे तुमको सबसे एक्यूरेट आंसर, और हमारी इज्जत करनी पड़ेगी तुमको, हम एक्यूरेट आंसर तुमको दे देंगे। सब बच्चे बोले इज्जत तो चाचा हम तुम्हारी करते ही हैं, आप आंसर तो हम दे देंगे। पोटियर चाचा का नाम पड़ गया एक्यूरेट मेथड। 10 नापा, 10 ही हमको मिला। लेकिन फिर पोटियर चाचा में भी आगे चल के कुछ दिक्कतें आ गई, वो बेचारे नहीं दे पाए सही आंसर पूरे, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते। फिर हमारी कौन आई, फिर हमारी आई बेटा आशा मौसी। ठीक, आशा मौसी ने कहा कि कोई कुछ टेंशन मत लो, कितना भी कोई नापना हो, मेजर करना हो, हमारे पास लाओ, हम एकदम एक्यूरेट बिना किसी दिक्कत के सब कुछ मेजर करके देंगे। इतना ही है बेटा आपका कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ईएमएफ मेथड को और क्या कहते हैं, भाई साहब ये कहते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। एमएमएफ मेथड को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड, या रदरफोर्ड को क्या कहते हैं एमएमएफ। जीरो पावर फैक्टर मेथड को क्या कहते हैं, एक्यूरेट मेथड। पोटियर ट्रायंगल मेथड, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन का कोई और दूसरा नाम नहीं है। ये बस आप लोग याद कर लीजिए। इसमें भी बेटा ये कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा ईएमएफ मेथड है, वो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है
जो हमको वैल्यू मेजर करनी है उससे ज्यादा हमको बताता है, तो ईएमएफ मेथड है। अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है हमारा, सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट हमको वैल्यू देता है और ज्यादा वैल्यू देता है, तो वो है आशा मौसी। ठीक, फोर्टियर चाचा एक्यूरेट है हमारे और ये ऑप्टिमिस्टिक है। बहुत बार पूछ लेता है विच वोल्टेज रेगुलेशन मेथड इज ऑप्टिमिस्टिक मेथड, तो एमएमएफ। ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक पूछता है तो ईएमएफ मेथड। आपकी सिंक्रोनस मशीन बेटा यहाँ पे खत्म हो जाती है। सिंक्रोनस मशीन हम लोगों की आज खत्म हो चुकी। अब कल और परसों हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, प्रीवियस ईयर लगवाऊंगा, उसके बाद हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे। अगर कल हमारे अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन लग जाते हैं तो परसों से हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, वरना हम लोग परसों भी क्वेश्चन लगाएंगे, उसके अगले दिन से हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि ये सब तो बेटा मैंने आपको लिखा दिया, क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं है, तो ये सब तो पढ़ के सिर्फ आप ज्ञान ले लोगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन लगाइए, अपने आप से भी आप लोग ट्राई कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि सर आपने ये चीज़ ऐसे पढ़ाई है और हम यहाँ जाके फंस जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा नहीं लग रहा है। मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बेटा जो मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन यहाँ पढ़ाई है उससे आपको ना लगे। और इतने कम टाइम में मैंने आपको पढ़ाया है जितना आपके सिलेबस के लिए जरूरी है, जिससे क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सारा मटेरियल मैंने आपको अपनी वीडियो में दिया है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन आया है और मैंने वो यहाँ नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो अब हम 2 दिन क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। कल मिलते हैं बेटा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हर हर महादेव, जय हो।